ये 70 के दशक की बात है जो मुझे याद आ रहा है। 70 के दशक में जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो एक चीज़ ये कानों में पड़ती थी, ये सुनने में आता था, जो आज भी याद है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी प्रत्याशी को लोकसभा या विधानसभा का टिकट देती थी, उसे ढेर सारे पैसे भी देती थी चुनाव प्रचार के लिए। और ये घटना मुझे इसलिए याद है कि 1984 के चुनाव में जब राजीव गांधी की हत्या जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो चुनाव हुए थे लोकसभा के देश में, आजमगढ़ के एक लोकसभा प्रत्याशी थे जो कांग्रेस को, तो मैंने ये सुना था, ये सुनी सुनाई बात है, आप लोग भाई प्रमाण मत मांगिएगा कि प्रमाण दिखाइए कि ऐसा हुआ था। तो ये सुनी सुनाई बात है कि उस प्रत्याशी को कांग्रेस ने ढेर सारा पैसा दिया था। यानी कि उस ज़माने में जो मेरे कानों तक जो बात आई थी कि 10 लाख रुपया इनको दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए, और इन प्रत्याशी महोदय ने उसमें से सिर्फ आधा खर्च किया। लोग बताते हैं कि आधा बचा लिया और वो पैसे वाले हो गए। ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मैं इसका कोई दावा नहीं करता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक समय ये था कि जब ये चुनाव प्रचार के लिए जो पैसे खर्च होते थे, ये जो यानी कि जो ये काला धन, एक तथ्य तो एकदम सच है कि देश का चुनाव और काला धन का ऐसा गहरा संबंध है, ऐसा अटूट संबंध है जो लगातार जो मजबूत होता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो इंदिरा गांधी का दौर था, उस दौर में ये काला धन पार्टियाँ देती थी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि इससे एक चीज़ साबित होती है कि कुछ अच्छे प्रत्याशियों को के टिकट पाने की संभावनाएं बरकरार रहती थी। यानी पार्टी ने किसी को और पसंद किया तो ये संभावना बरकरार रहती थी कि वो अच्छे प्रत्याशी को टिकट देके उसे पैसे से सपोर्ट कर देती थी और चुनाव लड़ के जीत लेता था। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पिछले 2-3 दशकों से ये इसके ठीक उलट हो गया है कि अब पार्टियां प्रत्याशियों से पैसे लेके उनका चुनाव करती हैं। तो इससे जो एक गंभीर खतरा वो ये आया है कि अच्छे प्रत्याशियों की कमी हो गई, क्योंकि अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, नैतिकता से जीने वाले व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा नहीं है कि वो पार्टियों को पैसा देकर जो है टिकट खरीद सके। तो अब टिकट प्रत्याशी खरीदता है पैसे देके, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी काला धन है वही जो है टिकट खरीद सकता है। तो ये बदलाव आया है काले धन के प्रयोग का, आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ डंके की चोट पे कही जा सकती है कि देश का चुनाव और काला धन का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, वही इस देश के भ्रष्टाचार की जड़ है। आज आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे कि पिछले 8 सालों में ज़िले ज़िले में इनके करोड़ों करोड़ों रुपए के सिर्फ कार्यालय बने हैं। चुनाव प्रचार पे, आयोजनों पे जो खर्च हो रहा है, कभी कोई हिसाब नहीं मांगने वाला है इनसे। ईडी सीबीआई हुआ या कोई भी इनसे नहीं पूछने वाला है कि भैया ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अगर ये काला धन नहीं है तो ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट एक है जिसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं, जो मैं जानता हूँ कि वो स्वतः संज्ञान लेके ऐसी चीज़ों पे जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो भी खामोश बैठी हुई है। तो कुल मेरा कहने का तात्पर्य है कि काला धन और भारत का चुनाव दोनों सगे भाई हैं, मौसेरे भाई नहीं हैं, सगे भाई हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। काला धन से ही ये पूरा चुनाव व्यवस्था, ये जो नाटक नौटंकी देश भर में चल रही है वो चल रही है। और कोई नहीं पूछने वाला है कि ये इतने धन इन पार्टियों के पास कहाँ से आते हैं। जो ही पार्टियां सत्ता में आती हैं वो इस ढंग से अमीर कैसे हो जाती हैं। आप जो है केजरीवाल को भी ले सकते हैं इसी लिस्ट में। देखते देखते उनकी पार्टी भी अब जो है देश भर में चुनाव लड़ने लगी, उनके पास पर्याप्त पैसे हो गए प्रचार प्रसार के लिए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल ही हैं, इनका जो चुनाव के नाम पे, चंदे के नाम पे जो फंड की व्यवस्था है, वही इस देश के भ्रष्टाचार की जननी है, मूल जड़ है। बगैर इसको काटे अगर हम चाहें कि भारत से भ्रष्टाचार मिट जाए तो ये असंभव है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इन राजनीतिक दलों ने कानून बना रखा है
कि इनके चंदे के पैसे का देश की कोई संस्था हिसाब नहीं मांग सकती है। अद्भुत अकल्पनीय नियम है, ये कानून है इस देश में। हर तरह के पैसे का हिसाब मांगा जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों के चंदे का हिसाब नहीं मांगा जा सकता, ये देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कुल मिला के ये जो खेल है, इस खेल में सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। कोई भी एक पार्टी देश की नहीं है जो इसका विरोध करे और ये कहे कि नहीं, राजनीतिक चंदा जो है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को, किस व्यापारी ने, किस व्यवसायी ने कितना पैसा दिया है और क्यों दिया है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज का मेरा वीडियो जो है ये थोड़ा सा विषयांतर था। मेरा विषय आज का ये है कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो असल में प्रधानमंत्री हैं या फिर भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। अलग जिलों में 19 बड़ी रैलियां करेंगे। साथ है बीजेपी विकास के बूते कर्नाटक साथ ने निकली है। अब ये थियरी कर्नाटक को कितनी कबूल होगी, इसका तिलिस्म चुनाव नतीजों के साथ ही टूटेगा। शुरू में जब वो आए थे तो उनके 18 घंटा राष्ट्र के लिए समर्पित होने का दावा किया जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी 2-3-4 घंटे सोते हैं और बाकी सारा समय उनका राष्ट्र के लिए समर्पित है, भारत के उत्थान के लिए समर्पित है, भारत के विकास के लिए समर्पित है। तो क्या वो समर्पण यही है कि वो साल के 8 महीने अपनी पार्टी का सिंबल सीने पे लगा के, अपने 56 इंच वाले सीने पे लगा के और पार्टी का प्रचार करते रहें? कमजोर और आउटडेटेड इंजन कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकता। भारत तो चुनाव का देश है ही दुर्भाग्य से कि यहाँ हर साल किसी न किसी प्रदेश का चुनाव लगा रहता है। और प्रदेश स्तर तो छोड़िए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो उसके नीचे वाले चुनाव में भी भागीदारी करने से नहीं चूकते हैं। और कर्नाटक के कुछ बयान मैंने उनके सुने। मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार पे। व्हाट डज इट मीन डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार जब आपके देश का प्रधानमंत्री किसी प्रांत में जाके कहता है कि एक इंजन है केंद्र वाला और एक और इंजन अगर आप इसी पार्टी का लगा दें तो ये डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, क्या इससे भेदभाव नहीं परिलक्षित होता है? एक प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार जो है पूरे देश की सरकार होती है। अगर सपोज कर्नाटका में कांग्रेस जीत जाती है तो क्या वो जो सपोर्ट होता है केंद्र का, जो केंद्र की नीतियाँ होती हैं कि सारे प्रदेश उनके लिए एक समान है और सबके विकास के लिए वो बराबर और निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं करेंगे? कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मोदी जी, ये कितना न्यायोचित है, कितना संवैधानिक है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये भाषा स्वयं में भेदभाव प्रदर्शित करती है। और डबल इंजन तो छोड़िए, अभी मैंने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हुए सुना। मैं वो वीडियो देखूंगा अगर मिलती है तो। ट्रिपल इंजन की सरकार उन्होंने बात करी। तो व्हाट डज इट मीन? आजमगढ़ में अगर नगर पालिका के चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतता है तो क्या आजमगढ़ नगर पालिका को फंड सरकार नहीं मुहैया कराएगी? आजमगढ़ के विकास से मुंह फेर लेगी? क्या ये संवैधानिक होगा? क्या ये नैतिक होगा?